गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी अर्थ में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो प्रश्नों की ये श्रृंखला कर रहे हैं 25-25 क्वेश्चन लेके हम जो है हर अगली वीडियो में आते रहेंगे। ये यूथ कंपटीशन और घटना चक्र से दिए गए क्वेश्चन हैं और किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि जीआईसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, एमआरएस एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आज इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है? सवाना जलवायु है एएम प्रकार की, एडब्ल्यू प्रकार की, एएफ प्रकार की, बीडब्ल्यूएच। ये बीएच नहीं है, ये बीडब्ल्यूएच है, ठीक है ना। बीडब्ल्यूएच। ठीक। तो सवाना किस प्रकार की जलवायु है बताइए आप लोग। एडब्ल्यू क्या? एडब्ल्यू। एएम पे किस प्रकार की जलवायु है? मानसूनी। क्या है? मानसूनी है, ठीक। एएम मानसूनी हो गया। एएफ क्या है? विषुवत रेखीय जलवायु। क्या है? विषुवत रेखीय जलवायु, रेखीय जलवायु। और बीडब्ल्यूएच क्या है? शुष्क जलवायु या मरुस्थलीय जलवायु? मरुस्थलीय जलवायु। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कोपेन ने एक हेक्सटोथर्मल का प्रयोग किस जलवायु प्रदेश के लिए किया? कोपेन ने हेक्सटोथर्मल शब्द का प्रयोग किस जलवायु प्रदेश हेतु किया था बताइए। टुंड्रा प्रदेश, शीतोष्ण प्रदेश, मानसूनी प्रदेश हेतु और गर्म प्रदेश हेतु बताइए। हेक्सटोथर्मल। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा टुंड्रा प्रदेश। क्या? टुंड्रा प्रदेश, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे। और गर्म प्रदेशों हेतु किस वर्ड का प्रयोग किया था बताइए। गर्म प्रदेशों हेतु किस कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका जवाब दीजिए। किस अक्षर से डिनोट किया था गर्म प्रदेश को या शुष्क प्रदेशों को? बी से ना। तो बी किसको डिनोट करता है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थानथ्वेट द्वारा विश्व जलवायु को विभक्त किया गया 14 वर्गों में, 23 वर्गों में, 32 वर्गों में, 120 वर्गों में बताइए। तो थानथ्वेट महोदय ने विश्व जलवायु को कितने वर्गों में डिवाइड किया था? मेजर जो वर्ग बांटे थे 32 वर्ग में बांटे थे, ठीक ना। बेहद विभाजन किया था, ठीक है ना। इन्होंने विश्व वितरण मानचित्र पर जो है 32 वर्गों में विश्व जलवायु को डिवाइड किया। तो 32 वर्गों में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी। और 120 वर्गों में क्या था? इनका सूक्ष्म विभाजन था। 120 वर्गों में इनका क्या था? सूक्ष्म विभाजन। 32 बड़े बेहद विभाजन था और ये सूक्ष्म माइक्रो, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओवेन दरार किस क्षेत्र में पाई जाती है? बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, लाल सागर में, कैस्पियन सागर में? इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका अरब सागर,
क्या हो जाएगा, अरब सागर। चलिए आज हम लोग फटाफट करेंगे, जो व्याख्या करने लायक क्वेश्चन रहेंगे उसको हम लोग व्याख्या करेंगे और नहीं तो आगे बढ़ते रहेंगे। महासागरीय कटक डॉल्फिन कहाँ स्थित है या किस महासागर में स्थित है, बताइए। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। कहाँ पे है डॉल्फिन, बताइए। अटलांटिक महासागर में है, ठीक है ना, और वो भी उत्तरी अटलांटिक महासागर में। कहाँ पे, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। और दक्षिणी अटलांटिक महासागर में क्या है, चैलेंजर कटक, ठीक है ना। क्या है, और क्या है, मध्य महाद्वीपीय कटक की लंबाई कितनी है जो अटलांटिक महासागर में पाई जाती है, बताइए। मध्य महाद्वीपीय कटक की लंबाई कितनी है, जो यशाकार में जो है, यशाकार का अटलांटिक महासागर है ना, वहाँ पे जो मध्य महाद्वीपीय कटक पाई जाती है उसकी लंबाई कितनी है, 14,000 किलोमीटर, ठीक है ना। कितना, 14,000 किलोमीटर, ठीक है ना, 14,000। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बाकी हिंद महासागर में देख लीजिए कौन कौन से कटक पाते हैं। चैगोस कटक और चैगोस लौकादिक कटक है। 90 डिग्री ईस्ट कटक है हिंद महासागर में, ठीक है ना। चलिए गुयाट है गहरी महासागरीय मैदान, महासागरीय निक्षेप, महासागरीय खाइयाँ, सपाट शिखर वाली समुद्री पर्वत। गुयाट क्या है, ये सपाट शिखर वाली समुद्री पर्वत है, ठीक है ना गुयाट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। महासागरों का औसत वार्षिक तापमान कितना होता है, बताइए। 63 फ़ारेनहाइट, 74 फ़ारेनहाइट, 35 फ़ारेनहाइट, 60 फ़ारेनहाइट। क्या हो जाएगा, फ़ारेनहाइट में दिया है, इसमें हो जाएगा आपका 63 फ़ारेनहाइट, ठीक। और अगर इसको सेल्सियस में बात करेंगे तो महासागरों का औसत तापमान 17.2 सेल्सियस होता है, ठीक है ना, 17.2 सेल्सियस, ठीक। अब इसमें हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं। ठीक ना, उत्तरी गोलार्ध में कितना तापमान पाया जाता है महासागरों का औसत तापमान, और दक्षिणी गोलार्ध में कितना पाया जाता है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो उत्तरी गोलार्ध का जो औसत तापमान है वो कितना है महासागरों का, 19.4 सेल्सियस, ठीक ना। और दक्षिणी गोलार्ध का औसत तापमान संपूर्ण महासागरों का 16.1 सेल्सियस, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये नॉर्थ हेमिस्फीयर का है, साउथ हेमिस्फीयर का। पिक्नोक्लाइन का संबंध महासागरीय से है, पिक्नोक्लाइन है, क्या है पिक्नोक्लाइन, पिक्नोक्लाइन, पिक्नोक्लाइन का संबंध किससे है, लवणता से है, घनत्व से है, तापमान से है, निक्षेप से है। तो ये क्या हो जाएगा, किससे है पिक्नोक्लाइन,
किससे? घनत्व से। क्या? घनत्व से। ठीक। और थर्मोक्लाइन तापमान से संबंधित किसका संबंध है? थर्मोक्लाइन का। ठीक है ना, इसका हो जाएगा आपका थर्मोक्लाइन। लवणता से हेलोक्लाइन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जापानी लोग किस धारा को काली धारा के नाम से पुकारते हैं? क्यूराइल धारा, क्यूरिसियो धारा, आयुसियो धारा या उत्तरी भूमध्य रेखी गर्म जल धारा? काली धारा के नाम से किस धारा को जाना जाता है? काली धारा। ठीक है ना, इसको किस नाम से जाना जाता है? किस धारा को जाना जाता है? क्यूरोसियो की धारा। कैसी गर्म धारा है? गर्म जल धारा है। क्या? गर्म जल धारा। क्यूराइल कैसी धारा है? ठंडी जल धारा। ठंडी। ठीक। आयुसियो कैसी है? ठंडी। और ये तो गर्म। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्यूरिसियो कहाँ की धारा है? प्रशांत महासागर की धारा है। आयुसियो भी प्रशांत महासागर की धारा है। ठीक है ना। हाँ, और क्यूराइल अटलांटिक महासागर की। चलिए अगले क्वेश्चन पे। कोरल रीफ की उत्पत्ति का निमज्जन सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ठीक है ना, यानी प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित निमज्जन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यमकिंग द्वारा, मरे द्वारा, डार्विन एवं डाना द्वारा या डेली द्वारा? निमज्जन सिद्धांत इसको चाहे बोलिए आप लोग, चाहे अवतलन सिद्धांत बोलिए। ठीक है ना, अवतलन सिद्धांत। ठीक। कौन किया था? डार्विन महोदय द्वारा। ठीक है ना, डार्विन महोदय द्वारा। ऑप्शन नंबर 3। ठीक। डेली ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया कोरल रीफ से उत्पत्ति से संबंधित? हिमानी नियंत्रण सिद्धांत। हिमानी नियंत्रण सिद्धांत। ठीक। हिमानी नियंत्रण सिद्धांत डेली ने। हिमानी नियंत्रण। ठीक। कितने सन में किया था ये? 1915 में। ठीक है ना, 1915 में। और मरे द्वारा किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? स्थिर स्थल सिद्धांत का। स्थिर स्थल सिद्धांत का 1880 में। 1880 में। ठीक है ना। और डार्विन महोदय कब किए थे अवतलन सिद्धांत या निमज्जन सिद्धांत का? 1837 में। ठीक है ना, 1837 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डार्विन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्षेत्र जहाँ एक जीवधारी अथवा पादप रहता है वह उसका कहलाता है, क्या कहलाएगा? पारिस्थितिकी, हैबिटेट, सागर, हुक? बताइए क्या कहलाएगा? हैबिटेट। ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे। किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था? डीप इकोलॉजी। क्या? डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ओडम ने, रॉनकियर ने, क्लीमेंट ने या अर्नेस्टस ने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अर्नेस्टस महोदय ने जो है डीप इकोलॉजी टर्म का यूज किया था सर्वप्रथम। ठीक है ना, इसी में एक सैलोथोलॉजी। डीप इकोलॉजी क्या होता है? ठीक है ना, ये प्रकृति केंद्रित है या पर्यावरण केंद्रित होता है। और जो सैलो इकोलॉजी होता है ये मानव केंद्रित होता है। ठीक है ना। और इसमें रॉनकियर महोदय ने क्या किया था बताइए? रॉनकियर के बारे में आप लोग जानते हैं? रॉनकियर महोदय ने क्या किया था? ये प्लांटों का क्वालिफिकेशन किए थे। ठीक है ना,
रानकियर महोदय। और क्लीमेंट महोदय ने क्या किया था? इन्होंने पारिस्थितिकी अनुक्रमण की अवधारणा प्रस्तुत की थी, ठीक ना। रानकियर ने क्या? प्लांट क्वालिफिकेशन, ठीक ना। प्लांट क्लासिफिकेशन किए थे, ठीक ना। और ये पारिस्थितिकी अनुक्रमण दिए थे, ठीक है ना। और अर्नेस्ट ने जो है डीप इकोलॉजी, ठीक। ओडम महोदय क्या किए थे? ओडम के बारे में बताइए अगर किसी को पता हो कमेंट बॉक्स में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्वों का संचरण होता है प्रत्यक्ष प्रवाह, अप्रत्यक्ष प्रवाह, उत्क्रमणीय प्रवाह या अनुक्रमणीय प्रवाह? बताइए क्या होगा? पोषक तत्वों का कैसा प्रवाह होता है? उत्क्रमणीय प्रवाह। क्या होता है? उत्क्रमणीय प्रवाह, ऑप्शन नंबर सी। इसी को हम लोग और एक नाम से जानते हैं, चक्रीय प्रवाह। क्या? चक्रीय प्रवाह। ए पारिस्थितिकी में ऊर्जा का प्रवाह अनुक्रमणीय होता है, ऊर्जा का प्रवाह अनुक्रमणीय होता है, ठीक ना। और इसी को क्या कहते हैं बताइए? एक दिशीय प्रवाह, ठीक ना। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, एक दिशा में होता है, ठीक ना, एक दिशीय होता है। और पोषक तत्वों का चक्रण चलता रहता है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जीवमंडल शब्द का व्यापक स्तर पर प्रयोग किसने किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बर्नार्ड्सकी महोदय ने, ठीक। डार्विन के बारे में आप लोग जानते हैं, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक बुक लिखी थी, ठीक है ना, प्रजातियों से संबंधित। तो और त्रिवार्था महोदय को ये क्या किए थे? अनुभाविक और जनिक वर्गीकरण प्रस्तुत किए थे, किसके? जलवायु का, ठीक ना। जलवायु का अनुभाविक एवं जनिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, ठीक। और ओडम महोदय क्या है? ये अमेरिकी इकोलॉजिस्ट थे। ओडम महोदय ने क्या किया था? इकोलॉजी शब्द का व्यापक व्याख्या किए थे, ठीक है ना। इकोलॉजी की व्यापक और विस्तृत व्याख्या से संबंधित है, ठीक, ओडम महोदय। और त्रिवार्था महोदय आपके क्या हैं? त्रिवार्था महोदय क्या दिए थे? अनुभाविक एवं जनिक वर्गीकरण जलवायु का, अनुभाविक एवं जनिक वर्गीकरण किसका? जलवायु का, ठीक। और डार्विन ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक बुक लिखी थी, ठीक ना, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस प्रकार के पौधों का जीवन केवल एक मौसम में होता है? ठीक ना, यानी कि एक ही मौसम के लिए होता है इनका जीवन काल, ठीक। फेनरोफाइट, हेमीफाइट, क्रिस्टोफाइट और थेरोफाइट। तो इसमें क्या हो जाएगा? थेरोफाइट। क्या हो जाएगा? थेरोफाइट। अभी जो रानकियर का प्लांट क्लासिफिकेशन है उसी के अंतर्गत ये आता है थेरोफाइट, ठीक है ना। तो इसके क्या हो जाएगा? थेरोफाइट, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है ना। कूट का प्रयोग है यहाँ पे, कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। अब क्या? महासागरीय निक्षेप, ठीक, महासागरीय निक्षेप। और दूसरी तरफ क्या? उत्पत्ति कहाँ पे होती है? तट तलवासी पदार्थ, ठीक, मिलान करना है। तट तलवासी पदार्थ, अगाध सागरस्थ
टेरोपॉड, डायटमुज, और एक तरफ दिया है प्लवक मोलस्क जीव के कोष, मिट्टी का अंश युक्त अत्यंत सूक्ष्म पौधों के अवशेष, सागरीय जीव जंतु एवं पादपों के मृत अस्थिपंजर और शैवाल। ठीक है ना, तो इनका मिलान करना है। तो क्या हो जाएगा, तट तलवासी पदार्थ कहाँ मिलते हैं, बताइए। तट तलवासी पदार्थ कहाँ मिलते हैं, सागरीय जीव जंतु और पादपों के मृत अस्थिपंजर होते हैं ना, वही तो तट तलवासी जो जीव होंगे वो क्या होंगे, सागरीय जीव जंतु एवं पादपों के अस्थिपंजर होंगे। तो एक का हो जाएगा तीसरा आपका, ठीक है ना, एक का तीसरा। ठीक, आगाध सागर, आगाध सागर में क्या पाए जाएंगे, शैवाल पाए जाए, शैवाल प्रकार। ठीक है ना, ये हो जाएगा। और टेरोपाड कहाँ पाए जाएंगे, प्लवक मोलस्क जीव के कोष होते हैं टेरोपॉड। ठीक, ये चूना प्रधान जो होता है टेरोपॉड, ठीक ना। और डायटम, डायटम बताइए, मिट्टी का अंश युक्त अत्यंत सूक्ष्म एवं पौधों के अवशेष होते हैं, ठीक ना, दूसरा। ठीक, तो टेरोपॉड और गुलबिजरिना ये क्या होते हैं, चूना प्रधान उज होते हैं, ठीक ना। और डायटम और रेडियोलॉरियन ये क्या होते हैं, सिल्का प्रधान उज होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र किस सिद्धांत पर आधारित है, विनिमय, वितरण, स्थिरता, गतिशीलता। चलिए आसान सा क्वेश्चन है, इसको काफ़ी लोग गलत करेंगे। किस सिद्धांत पे वैसे भैया बताइए आप लोग, गतिशीलता सिद्धांत पे। चलिए अगले क्वेश्चन में, घास क्षेत्र में पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास पिरामिड होता है, बायोमास पिरामिड के बारे में क्वेश्चन है, ठीक है ना। दो प्रकार का पिरामिड बनता है, एक उल्टा एक और सीधा। ठीक, तो पारिस्थितिकी तंत्र के घास क्षेत्र में कैसा पिरामिड बनेगा आपका, सीधा बनेगा। क्या बनेगा, सीधा। ठीक, और हमेशा कौन सा पिरामिड सीधा बनता है, हमेशा सीधा ही बनेगा। कौन सा पिरामिड, वो ऊर्जा पिरामिड होता है, ठीक ना, ऊर्जा पिरामिड हमेशा जो है सीधा रहेगा। ठीक, उल्टा किसका बनता है, वन का। ठीक, या कह लीजिए पेड़। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन जड़ परासरण, तड़ित विसर्जन तथा जैविक क्रिया से संबंधित है, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, फास्फोरस चक्र। तो आप लोग जानते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहाँ होता है, जड़ परासरण, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगले क्वेश्चन पे, पहली बार पृथ्वी दिवस किस वर्ष में आयोजित किया गया था, बताइए। इसका हो जाएगा 1970 के दशक, ठीक है ना, 1970 वाले वर्ष में, 1970 में पहली बार पृथ्वी दिवस मनाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे, जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, नॉर्मन मायर्स, बर्नार्डस्की, अर्नेस्ट हैकल, सीजी बेरो। तो आप लोग बर्नार्डस्की के बारे में तो जानते हैं, बर्नार्डस्की महोदय ने क्या दिया था, अभी हम लोग पीछे कर चुके हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्मन मायर्स महोदय ने, ठीक है ना, नॉर्मन मायर्स महोदय ने, ऑप्शन नंबर 1। ठीक, और अर्नेस्ट हैकल ने क्या दिया था, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था अर्नेस्ट हैकल महोदय ने। ठीक, कब किया था बताइए, किसी को पता है, 1866 ईस्वी में, 1866 ईस्वी में। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सॉरी,
विभिन्न पादपों में कितने % जल का अंश पाया जाता है, बताइए। किसी को पता है, बताइए कितना पाया जाता है। 40 से 58%, 68 से 80%, 40 से 80% या 60 से 95%। यहाँ पे 60 होगा, ठीक है ना। क्या होगा? 60 से 95%। तो क्या हो जाएगा इसमें, बताइए। 60 से 95% कि 40 से 80%? सिक्सटी से 95% ना, 60 से 95%। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसा जैव क्षेत्र जिसकी उत्पादन ऋतु सबसे छोटी होती है, बताइए। आसान सा क्वेश्चन है, टुंड्रा क्षेत्र की, ठीक है ना, टुंड्रा की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वप्रथम कार्बन डाइऑक्साइड सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? होंग द्वारा, टेंडन द्वारा, चैम्बरलिन द्वारा, सोलबर्ग द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोलबर्ग द्वारा। क्या? सोलबर्ग द्वारा, चैम्बरलिन द्वारा, ठीक है ना, चैम्बरलिन द्वारा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लियोपोल्ड मैट्रिक्स का उपयोग किया जाता है प्रदूषण स्तर के जांच के लिए, ठीक है ना, निर्धारण के लिए, जैव विविधता के स्तर के निर्माण के लिए, ठीक, पर्यावरण प्रभाव आकलन के लिए, टॉर्नेडो के परिमाण के निर्धारण के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरण प्रभाव आकलन के लिए जो है लियोपोल्ड मैट्रिक्स का यूज किया जाता है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन के लिए। इनमें से कौन एक ओजोन क्षरण से संबंधित नहीं है? कौन सी परिकल्पना ओजोन क्षरण से संबंधित नहीं है, बताइए। ये हमें लगता है आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। बताइए कौन सी परिकल्पना होगी? कार्बन मोनोऑक्साइड परिकल्पना, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड परिकल्पना, ठीक। ये जो है ओजोन क्षरण से नहीं है, बाकी सभी ओजोन क्षरण से हैं, ठीक है ना, बाकी सब ओजोन क्षरण से हैं, ठीक। ये परिकल्पना जो है ओजोन क्षरण से संबंधित नहीं है। बाकी क्लोरीन परिकल्पना ओजोन क्षरण से है, सल्फेट परिकल्पना भी ओजोन क्षरण से है, ध्रुवीय समताप मंडली मेघ परिकल्पना भी ओजोन क्षरण से है, ठीक है ना। आज के लिए 25 क्वेश्चन, और हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक। अपनी अर्थ, ठीक है ना, अपनी अर्थ है चैनल का नाम, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हम आप लोगों के लिए ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो है 25 क्वेश्चनों की श्रृंखला ऐसे लेके आते रहेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला है, ठीक है ना। थैंक यू, धन्यवाद।